पढ़ ली थी 3 क्लासों में। अब इन पोएम के अंदर से स्टेंजा किस प्रकार आता है, देखो 10वीं में तो क्या आता है, 10th क्लास में ये स्टेंजा दे देता है एग्जामिनर, और अपने को क्या करना पड़ता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। लेकिन आपके जो 12th कक्षा में व्याख्या न करके यानी एक्सप्लेनेशन नहीं करवा के ऐसा स्टेंजा देगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन पूछेगा। ये दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, ये भी 2 नंबर का आता है और ये भी 2 नंबर का आता है, यानी ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 2 स्टेंजा पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीच में मतलब 2 में से दोनों नहीं करने पड़ते हैं आपको, 2 में से 1 करना पड़ता है। परंतु ये क्वेश्चन आंसर आपके सही बिल्कुल क्लियर तभी होंगे, ये 4 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपको पोएम के अंदर क्या बताया गया है और पोएम का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, आपको पोएम का पता होना चाहिए कि इस पोएम के अंदर कवि ने क्या बताया है, यानी उसकी हिंदी आपके माइंड में, यानी कहने का मीनिंग है पोएम की जो स्टोरी है, कहानी है, कविता किसके बारे में बताई गई है और कवि हमें क्या मैसेज देना चाहता है, कवि हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो ये चीज जब अपने माइंड में क्लियर होगी तब हम इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे, यानी बिल्कुल इजी वे में कर देंगे। अब देखो इस पोएम को देखते हैं अपन, जैसे ये 4 लाइन का स्टेंजा है, ठीक है। बिकॉज आई सैड नो स्नेयर, ए बॉय सॉन्ग वाले में से है, कवि कहता है क्योंकि आई सैड नो स्नेयर, मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता हूं। कवि क्या कह रहे हैं, बेन जॉनसन है इसके पोएट, कि क्योंकि मैं इनके लिए जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, जाल न बिछाकर मैं उनको क्या है, आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर देता हूं। लीव यानी छोड़ना होता है, और देम यहां जो पक्षी है आकाश में उड़ने वाले, उन सभी के लिए देम का प्रयोग हुआ है। तो बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, यानी मैं उनको खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं, उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, अब कवि बेन जॉनसन बता रहे हैं कि जितने भी आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, बर्ड्स यानी पक्षी, और ऑफ द एयर, एयर का मीनिंग क्या होता है, हवा, यानी खुले में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, बिलोंग टू मी, वो सब के सब मेरे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। कवि से संबंध क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है पीछे बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, पूछा गया है कि व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की हिंदी क्या है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, कि जो सभी पक्षी हैं वो कवि से संबंध क्यों रखते हैं, यानी कवि के आसपास क्यों घूमते रहते हैं और कवि से इतना लगाव उन पक्षियों को क्यों है। तो सीधा सा मीनिंग है, वो कवि से लगाव रखने का कारण यही है कि कवि है बेन जॉनसन, वो उनके लिए जाल न बिछा करके, उनके लिए मतलब ट्रैप न फैला करके क्या करता है, उनको खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर देता है, यानी पिंजरे में कैद नहीं करता है, पिंजरे में कैद नहीं करता है। इसलिए वो सब के सब पक्षी है ना, उसके साथ बिल्कुल मित्रवत रहते हैं, यानी फ्रेंड्स के समान उसके साथ व्यवहार करते हैं और कवि से इतने खुश रहते हैं क्योंकि कवि उन्हें क्या देता है, आजादी देता है, ना कि उन्हें मतलब उनकी स्वतंत्रता को छीनकर उन्हें जाल फैलाकर उन्हें ना पिंजरे में कैद करता है। कवि ऐसा काम नहीं करता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पहला प्रश्न है हु सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, कि पक्षियों के लिए जाल कौन नहीं फैलाता है। हमेशा ध्यान देना, अगर हु से प्रश्न आए, अगर क्वेश्चन वर्ड आपके प्रश्न में हु है तो हु का मीनिंग क्या होता है, कौन होता है। क्या होता है, कौन। क्या होता है, कौन। तो यहां कौन की जगह आपको आंसर देते समय केवल हु की जगह आएगा और टेंस परिवर्तन करना है आपको, मतलब और हु की जगह किसी पर्सन का नाम आएगा। यानी हमेशा ध्यान रखना, हु, हुज, हुम, इन तीनों का प्रयोग हु, हुज, हुम, इन तीनों
तीनों का यूज हमेशा व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए, यानी पर्सन्स के लिए इनका यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर हु हुज हुम आए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इनकी मतलब अब इनकी जगह क्या है, किसी व्यक्ति का नाम आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ क्वेश्चन अपने पास हु सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, यानी पक्षियों के लिए जाल कौन नहीं फैलाता है। तो इसका आंसर अपने को देना है, यहां लिख देना द बॉय पोएट, क्योंकि बॉय पोएट ही है। ए बॉयज सॉन्ग, कविता का नाम क्या है? ए बॉयज सॉन्ग, यानी एक लड़के का गीत। अब यहाँ लड़का इस पोएम में कौन है? कवि है। तो क्या कर देंगे? द बॉय पोएट नो स्नेयर फॉर बर्ड्स। ये लो, अब अपन ने क्या लिखा? देखो 2 नंबर एकदम फ्री के मिल रहे हैं। द बॉय पोएट इतना लिखा है, द बॉय पोएट सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, यानी जो बाल कवि है बेन जॉनसन, वो पक्षियों के लिए जाल नहीं फैलाते हैं या फैलाता है, बल्कि उन्हें खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र कर देता है। तो ये कवि इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दे रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो आंसर फर्स्ट लगा दिया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर नंबर 2 डालते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट्स। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन वर्ड, देखो सीधा रटा हुआ क्वेश्चन आंसर लिखना वो कोई बात नहीं है। उसमें एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चे को एक सटीक आंसर बच्चा कैसे देता है, यानी क्वेश्चन में टेंस परिवर्तन करके, सेंटेंस वर्ड्स को आगे पीछे करके, शब्दों का जो क्रम है, जो शब्दों का जो सिस्टमैटिक क्रम है, वो किस प्रकार सेट करता है। अब अपन मान लो जैसे ये क्वेश्चन आंसर किया अपने पहला, अब आप लोग क्या करते हो? द बॉय पोएट, बस इतना करके छोड़ देते हो। अब इसमें द बॉय पोएट अगर आपने लिख दिया तो आपको 2 नंबर की बजाय परीक्षा में 1 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि आपने उत्तर पूरा नहीं लिखा है। उत्तर तो यही है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन से आंसर लिखते समय ये नियम होता है इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, जो प्रश्न में जो पूरे प्रश्न का भी कुछ पार्ट होता है वो आंसर में अपने को लिखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ द बॉय पोएट से अकेले से काम नहीं चलने वाला। द बॉय पोएट सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर WH वर्ड वाई से, वाई का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? वाई का मीनिंग होता है क्यों। तो क्वेश्चन में ये आएगा तो अपने को आंसर में क्या देना पड़ता है? आंसर में क्या बताना पड़ता है? रीजन बताना पड़ता है। रीजन का मीनिंग क्या होता है? कारण बताना पड़ता है। यानी जैसे मान लो हम कहते हैं कि मैं आज कक्षा नहीं ले पाऊंगा, या आपने कहा कि सर मैं कल विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, तो गुरुजी पूछेंगे आपसे, सर पूछेंगे क्यों नहीं आ पाओगे, तो आप वाई, WHY, वाई यानी क्यों का उत्तर रीजन बताओगे आप, कि मेरे घर पे जरूरी काम है, या मैं कल कहीं जाऊंगा, या हमारे घर में कोई फंक्शन है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इसीलिए क्या है, WHY वाले में अपने को क्या देना पड़ता है? कोई ना कोई रीजन बताना पड़ता है। और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर से कुछ शब्द है ना, जो कुछ वर्ड्स है वो अपने को आंसर में लिखने पड़ेंगे, उसके बाद में बिकॉज लगा करके अपन उत्तर देना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ इसमें मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट देखो ऑल द बर्ड्स, तो ऐसे लिखो ऑल द बर्ड्स, हो गया। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, लिख दिया।
ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, यानी सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न हो चाहे, अगर उस प्रश्न में WH वर्ड वाई शब्द है तो आपको इतना लिखने के बाद में बिकॉज लगाना है, क्योंकि बिकॉज का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, ठीक है। यहां क्या लगाना है? बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर फॉर देम। अब देखो, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं बिकॉज, क्योंकि ही सेट्स नो स्नेयर फॉर देम, क्योंकि वह उनके लिए जाल नहीं फैलाता है, ठीक है। अब एक लाइन और लिख देते हैं यहां, ये देखो सेकंड लाइन है ना, he leaves them flying free in open air। ये देखो, अब इतना अगर अपन इतना ये सब लिखेंगे ना, इतना, तब अपने को पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, कि सभी पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं। तो अब आपको पता है कि WH वर्ड वाई से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इसमें से जो प्रश्न का कुछ पार्ट है वो अपन आंसर में लिखेंगे और उसके आगे अपन बिकॉज लिख करके, यानी बिकॉज लिख करके अपन उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां मैंने लिखा आपको कि ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट बिकॉज, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं क्योंकि ही सेट्स नो स्नेयर फॉर देम, कि वह, क्योंकि वह उनके लिए जाल नहीं फैलाता है। He leaves them free, flying free in open air, वह उनको क्या है? वह उनको खुली हवा में, खुली हवा का मतलब क्या है? आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ता है। इसलिए सभी पक्षी, जितने भी पक्षी हैं अलग अलग प्रकार के, वो सब के सब कवि से खुश रहते हैं और कवि से संबंध रखते हैं। तो बेटा देखो, इस प्रकार आपके एग्जाम में स्टेंजा आएगा और ये नीचे 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पहले तो 3 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब लास्ट 2 वर्षों से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो अपन अगला नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं, इसी पोएम का है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अब देखो, इसका हिंदी क्या है? क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हम हिंदी अपने माइंड में क्लियर है। तो यहां है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि जो ब्लू टिट है, एक जो चिड़िया है, जंगली चिड़िया, वो स्लो, ऑन द स्लो, स्लो यानी जंगली झाड़ी, क्या, जो झाड़ी है जंगल के अंदर, उसके ऊपर बैठी है, उस चिड़िया से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, टू द ईगल ऑन द हाइट, यानी जो बाज है, यानी ये चिड़िया है, जंगली चिड़िया, ये तो एक झाड़ी पर बैठी है, जो जंगली जो झाड़ी होती है छोटी सी, उस पर बैठी है। और एक दूसरा पक्षी क्या बताया कवि ने? टू द ईगल, ईगल यानी बाज, ऑन द हाइट, जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। अनकेस्ड दे कम एंड गो, अनकेस्ड मतलब खुले, यानी पिंजरे में कैद नहीं है, न तो जंगली चिड़िया ये ब्लू टिट है और न ही ये ईगल है, यानी ये दोनों के दोनों पक्षी क्या है? बिल्कुल फ्री है। अनकेस्ड दे कम एंड गो, यानी वे खुले यहां आते हैं और जाते हैं। कम एंड गो का मतलब आना और जाना। फॉर माई डिलाइट, अब यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ माई किसके लिए है, तो यहाँ माई आया है पोएट के लिए है, पोएट बेन जॉनसन के लिए आया है। फॉर माई डिलाइट में खुशी के लिए आते हैं। अब प्रश्न यह है अपना कि पहला प्रश्न है विच बर्ड इज ऑन द स्लो, ठीक है, तो यहां अपने को आंसर देना है। अब आंसर फर्स्ट है, सबसे पहले अपन ने देखा कि
क्या बताया कि ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है वो एक स्लो स्लो यानी क्या बताया, झाड़ी। झाड़ी, ठीक है। और डिलाइट यानी क्या होता है, खुशी या प्रसन्नता, ठीक है। ब्लू टिट यानी ये चिड़िया का नाम है। अब यहाँ विच बर्ड इज ऑन द स्लो, कि कौन सा पक्षी जंगली झाड़ी पर बैठा है। अब इसमें आंसर तो एक ही वर्ड का है, लेकिन अपने को क्वेश्चन के अंदर से भी कुछ पार्ट अपने को आंसर में लिखना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखो आप ब्लू टिट is on the slope. Blue tit is on the slope, यानी जंगली चिड़िया, जो चिड़िया है ब्लू टिट वो झाड़ी पर बैठी है। हो गया। अब सेकंड आंसर इसका, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, Why is the poet delighted? Why is the poet delighted? यानी कवि खुश क्यों है, कवि इतना प्रसन्नचित्त क्यों है, क्यों है भाई। अपन ने मैंने अभी बताया आपको कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि जो जंगली चिड़िया है वो झाड़ी पर बैठी है वो भी, और इसके अलावा टू द ईगल ऑन द हाइट, जो ऊंचे आकाश में आसमान में उड़ने वाला, बहुत ऊंचाई में उड़ने वाला जो बाज है, अनकेस्ट दे कम एंड गो, वे खुले आते हैं और जाते हैं, फॉर माय डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो यहां लिखना है द पोएट इज delighted because अब आगे क्या करेंगे, द पोएट इज, ये तो क्वेश्चन के अंदर से लिख दिया, because all the birds come and go, all the birds come and go freely, ये लो। यानी कवि इसलिए खुश है क्योंकि सभी पक्षी है ना, जितने भी पक्षी है आकाश में उड़ने वाले, वे स्वतंत्र रूप से द बर्ड्स कम एंड गो फ्रीली, यानी स्वतंत्रता से कवि के पास आते हैं और कवि के पास जाते हैं। इसलिए कवि क्या है, खुश है बहुत ज्यादा पक्षियों के साथ में, और वो सभी पक्षी कवि से बिलोंग भी करते हैं। बिलोंग का मतलब संबंध रखना, यानी और कवि उन उड़ते हुए जो खुले आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको देखकर कवि प्रसन्न भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब ये दो स्टेंजा अपन ने क्लियर किए हैं, अब 2-3 स्टेंजा इसके बाद में और करवाऊंगा मैं आपको। तो अब यहाँ इनमें समझने वाली बात यही है कि सबसे पहले आपको जो स्टेंजा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 2 स्टेंजा आएंगे एग्जाम में 2 स्टेंजा दिए हुए मिलेंगे, आपको एक का क्वेश्चन आंसर करने हैं। सबसे पहले आपको इस जो ये 4 पंक्तियां जो दी हुई है उनका हिंदी आपको आनी चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, आपको पता है कि इन 4 पंक्तियों में कवि क्या व्यक्त करना चाहता है और कवि ने क्या बात बताई है हम व्यक्तियों को, तब जाकर अपन दोनों प्रश्नों का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। स्टॉप करो। अब देखो, अब ये 2 स्टेंजा दिए हुए हैं, 3-3 पंक्तियों के हैं, ठीक है, ध्यान देना। जो अपन ने लास्ट जो वीडियो में अपने हॉप नामक कविता पढ़ी थी, आशा, और जिनके किनके द्वारा लिखी गई थी, ये कंपोज की हुई थी राजन अग्रवाल के द्वारा। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और अब 21 साल की उम्र भी अभी तक नहीं हुई है इनकी। बहुत ही शानदार
ट्रांसलेशन करते हैं, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। जब तक हिंदी आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी तब तक आपके कोई भी हो जाए XYZ क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकते, गलत ही जाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं, यानी जो आशा होती है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब नाम क्या है? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे क्या बुलाते हैं? आशा को। एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या होता है? ये भी एक आशा ही होती है, इसका भी मीनिंग क्या होता है? लेकिन होप का नाम दूसरा दे दिया। एक्सपेक्टेशन यानी क्या होती है? आशा। कुछ लोग इसे आशा के रूप में जानते हैं, कुछ लोग इसे होप कहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। फ्यूचर रिलेवेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था। फ्यूचर रिलेवेंस का मीनिंग होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, भावी प्रासंगिकता, यानी भविष्य के फ्यूचर के प्रसंग में जो अपन विचार रखते हैं उनको फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं, ठीक है। और आगे है सम अदर्स थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग इसे सोचते हैं। इट का मीनिंग यहाँ ये देखो, इट ये है होप के लिए है, ठीक है। ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी एक धर्मदान का मापक मानते हैं कुछ लोग इसे, यानी कुछ लोग इसे होप कहते हैं, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, और अन्य अगर टर्म्स में देखें अगर तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं। और कुछ जो बचे को जो लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं? ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी एक धर्मदान का मापक मानते हैं, इसको मानक मानते हैं, किसको? होप को। तो ये अब इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन कर लिया अपन ने, ठीक है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन डिफरेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ ये व्हाट का मीनिंग क्या नहीं है, ये है किसको, यानी किसको विभिन्न अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आपको पता है पहला जो क्वेश्चन है उसका पहली लाइन में आंसर है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। तो अपन आराम से देख के आराम से, यानी क्वेश्चन की हिंदी आनी चाहिए, और प्रश्न को हिंदी तभी आएगी आपको जब ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, कि जैसे व्हाट यानी क्या होता है, हु यानी कौन होता है, हुज यानी किसका होता है, हुम यानी किसे है, किसको होता है, वेयर यानी कब होता है, वेयर यानी कहाँ होता है, हाउ यानी कैसे होता है, हाउ मच यानी कितना कितने, हाउ मेनी ये सब होता है, और हाउ लॉन्ग कितना दूर, हाउ फार हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितनी दूर। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं 10-15, जैसे व्हाट एवर जो है, विथ हुम यानी किसके साथ है, फॉर व्हाट यानी किस लिए है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड है इन सब की आपको क्या आनी चाहिए? हिंदी आनी चाहिए, यानी इनका जब मीनिंग्स क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन को आराम से समझ पाओगे। और जब इन WH वर्ड की आपको हिंदी पता नहीं होगी तब आप प्रश्न मतलब समझ नहीं पाओगे। अगला आंसर तो पूछेगा कब का, और अपन उत्तर देंगे क्यों का। अगला क्वेश्चन पूछेगा कैसे का, और अपन किस लिए का उत्तर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पहला आंसर दे रहे अपन, यहां लिख देंगे होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। अब ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज गिवन डिफरेंट नेम्स। तो यानी अलग अलग नाम किसे दिए जाते हैं या किसको दिए गए हैं। तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। अब अपना जो पहला क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन। सेकंड आंसर क्या है? क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। यानी कवि कह रहा है कि आशा को कौन कौन से भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, यानी आशा को कौन कौन से अलग अलग नाम दिए जाते हैं वो अपने को बताने हैं। तो यहाँ इस स्टेंजा के अंदर 3 नाम दिए गए आशा को, होप के अलावा
एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मतलब ये तीन नाम। अब ऐसे नहीं है कि सबसे पहले अपन ने एक्सपेक्टेशन लिख दिया, फिर कोमा लगाकर फ्यूचर रिलेवेंस लिख दिया, फिर कोमा एंड लगा करके मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ऐसा नहीं है। अगर ये तीन नाम ओनली अपन तीन नाम उतार देंगे या प्रिंट कर देंगे तो अपने को 2 नंबर की बजाय अपने को क्वेश्चन में, एग्जाम में, इस क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ही देगा एग्जामिनर। पूछो क्यों? इसलिए देगा क्योंकि अपन ने आंसर को बिल्कुल सटीक नहीं लिखा है। सटीक का मतलब उसकी भाषा सरल सही होनी चाहिए, यानी कोई भी हो, चाहे आंसर लिख रहे हैं अपन किसी भी प्रकार का, चाहे बुक का चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे अपन स्किल राइटिंग का कोई टॉपिक कर रहे हैं या और कोई कर रहे हैं, क्वेश्चन की जो आंसर की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज वी कांट डू एनीथिंग इन आवर आंसर, ठीक है ना। और हमारा आंसर सही भी नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ऐसे ही लिखेंगे छोड़ छोड़ के, तो हम विदाउट ग्रामर का यूज, मतलब विदाउट ग्रामर है ना आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। और विदाउट ग्रामर आप सबको पता है, सभी जानते हैं, यू नो वेरी वेल कि विदाउट ग्रामर वी कांट डू करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मतलब हम बिना ग्रामर के उपयोग के किसी भी प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे सकते। तो अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, यानी आशा को किन भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है या क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो अब यहां लिखेंगे जैसे कि उदय, the different names of hawk are क्या? एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन लिख दिया, फ्यूचर रिलेवेंस, and a measure of benefaction। ये देखो इसका अपना आंसर हो, द डिफरेंट नेम्स ऑफ hope are expectation, future relevance and a measure of benefaction। तो अब ये इतना ऐसे अपन सटीक आंसर लिखेंगे तब अपने को 2 में से 2 मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज मैं सोच रहा हूँ समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें जब अपन इसका क्वेश्चन है जैसे व्याख्या तो अपने को करनी नहीं है, तो सबसे पहले एबीसी से आपकी क्या दिक्कत, मतलब समस्या दूर ये होगी कि अगर आपको इसका ट्रांसलेशन आ रहा है, इसकी हिंदी आ रही है चारों पंक्तियों की, तो आप देखो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर भी आपके सही जाएंगे। और जो कविता के अंदर से जो 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो पोएम कंप्लीट होने के बाद में जो बाहर जो 7, 8, 10 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उनमें से भी आपके उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे एग्जाम में, और आपको राइट एनी 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 4 में से 3 करें, वो भी 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे मान लो ये आ गया, तो अब इसकी सबसे पहले अपने को हिंदी क्लियर करनी चाहिए। अपने को क्या करनी है? हिंदी क्लियर करनी है। उसके बाद में अपन है ना क्वेश्चन आंसर बजाएंगे। और प्रश्न पढ़ने से पहले प्रश्न को पढ़ते समय ये समझना है कि प्रश्न में कवि ने या एग्जामिनर ने क्या पूछा है, किस का आंसर देना अपने को, यानी WH वर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर, यानी जो प्रश्नवाचक जो शब्द होता है ना वो क्या होता है, इस चीज का अपने को आंसर देना है। अब जैसे यहाँ वर्ड से पूछ लिया, अब नीचे वाले वर्ड, अब यहाँ तो क्या पूछा है, क्या का आंसर है,
क्या का उत्तर देना है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किसको यानी किसको बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जैसे स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। ये भी इसी क्वेश्चन से है, इसी पॉइंट से दिया गया है जो होप पोइम है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। इसका आंसर अपन देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। कवि कहता है टू मी, यहां मी किसके लिए है, यहां मी पोइट के लिए है, मैं बता दूं आपको, यहां ये मी किसके लिए है, पोइट के लिए है। ठीक है, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। अब कवि कह रहा है कि मेरे लिए जो आशा है ना होप, ये क्या है, क्रिएशन ऑफ साउल। क्रिएशन ऑफ साउल का मीनिंग होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आत्मा का सृजन, आत्मा का सृजन, क्रिएशन ऑफ साउल। राजन जी अग्रवाल बता रहे हैं कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, यानी जो कवि ये आशा है, ये मेरे लिए क्या है, आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। अब यहाँ तो मी केवल कवि ने अपने लिए बोली, अब यहाँ देखो अस आ गया है। अस का मीनिंग क्या होता है, हमें ये प्लूरल को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ हम सब के लिए बताया दैट मेक्स अस, जो हमें क्या बनाती है, फील, ऐसा एहसास कराती है, अनुभूति होती है। प्लेजरसम, प्लेजरसम का मीनिंग क्या होता है, खुशी, क्या होती है, खुशी या प्रसन्नता। यानी हमारे लिए आत्मा का सृजन, जब हमारे अंतःकरण में आत्मा का सृजन होगा तो हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा, हम बहुत अधिक प्रसन्नचित होंगे। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, यानी लीप यानी होता है कूदना, क्या होता है, LEAP। लीप का मीनिंग होता है जंप, दूसरा मीनिंग है यानी कूदना, और ये एंथुसियाज्म का मीनिंग आया है तो इसको बोलते हैं उत्साह है। क्या बोलते हैं, उत्साह है, ईगर, उत्सुक। और ग्लो का मीनिंग क्या होता है, चमक। और जब देखो व्यक्ति मन से अगर खुश होता है, अगर हमें हमारे मन के अंदर, दिल और दिमाग के अंदर क्या है, प्रसन्नता है, तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो रहेगी। ग्लो का मीनिंग क्या होता है, चमकना। व्यक्ति अंदर से अगर खुश है तो व्यक्ति का जो फेस है वो बिल्कुल चमकदार होगा। अगर व्यक्ति अंदर से दुखी है तो व्यक्ति का जो फेस है, जो चेहरा है, वो मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, तो यह हमें किसका आभास कराती है, किसका, ये जो आशा है वो हमें खुशी का आभास कराती है। और खुशी का आभास कब होता है, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल, यानी कवि यह हमारे लिए किसका सृजन है, आत्मा का सृजन है, आत्मा का सृजन है, इसलिए यह हमें फील यानी एहसास कराना, आभास कराना, अनुभूति होना, खुशी की अनुभूति होती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हम कूदते हैं। लीप यानी क्या होता है, जंप करना, कूदना, किसके साथ, बड़े उत्साह के साथ। एंथुसियाज्म का मीनिंग क्या होता है, उत्साह, एंड ग्लो यानी होता है चमक, यानी हम किसके लिए बहुत ही खुशी से और उत्साह से झूम उठते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन का अपन आंसर देते हैं। पहला जो आंसर है वो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज होप फॉर द पोएट, व्हाट इज होप फॉर द पोएट, कवि के लिए आशा क्या है। क्वेश्चन ये है, कवि के लिए आशा क्या है, तो यहां देना है, क्या लिखना है अपने को, कि द क्रिएशन ऑफ साउल इज होप फॉर द पोएट, या ऐसे लिख देंगे, होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल फॉर द पोएट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल फॉर द पोएट, फॉर द पोएट। अब देखो ये
अब अगर आप इतना लिख देते ना अपन, द क्रिएशन ऑफ साउल, क्रिएशन ऑफ साउल, तो इससे अपने को ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, अपने को 1 नंबर मिलता, क्योंकि अपन ने क्या है, पूरा सटीक आंसर नहीं दिया, यानी पूरी लैंग्वेज का यूज नहीं किया अपन ने आंसर में। तो अब जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इज व्हाट इज होप फॉर द पोएट, तो मन देखो फॉर द पोएट को तुम्हें लास्ट में लेंगे, और उससे पहले क्या लगा दिया, आंसर है जो अपना करेक्ट आंसर है क्रिएशन ऑफ साउल, और होप इज देखो क्या कर दिया मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। तो ये पूरा एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो गया, होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल फॉर द पोएट। दूसरा आंसर देखते हैं अपन, दूसरा क्या है, व्हाट इंपैक्ट डज होपफुलनेस हैव ऑन द पोएट, कि आशावादी होने का कवि पर क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव होता है। तो अब कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कवि पर यह प्रभाव पड़ता है कि अपन ऐसे बोल सकते हैं, मतलब अब यहां इंपैक्ट का मीनिंग क्या होगा, यानी कहने का मीनिंग है कि कवि किस प्रकार प्रभावित होता है। जब कवि के अंदर अंतःकरण में आत्मा का सृजन हो जाता है, तो कवि देखिए तो दोनों इन्हीं में आंसर दिया हुआ है, इन्हीं में दिया हुआ है, ध्यान देना। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, द पोएट, हम कैसा महसूस करते हैं, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, तो द पोएट फील्स प्लेजर सम, एक पंक्ति एक लाइन में लिख दी, द पोएट फील्स प्लेजर सम, कि कवि खुशी महसूस करता है। यहां पर वी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन के अंदर देखो यहां द पोएट बता दिया है, तो अब यहां पर द पोएट भी द पोएट लिखा है तो द पोएट लिखेंगे। अगर यहां अस आता और नस आता तब यहां पर लिखते वी फील प्लेजर सम, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, तो यहां लिख देंगे ही लीव्स हो जाएगा। एंथुसियाज्म एंड ग्लो, द पोएट फील्स प्लेजर सम, ठीक है, कवि बहुत अधिक खुशी महसूस करता है। अब यहां देखो मैंने, यहां देखो क्वेश्चन में लीव दिया हुआ है, ठीक है ना, ये लीव तो यहां अस है, सब्जेक्ट तब लिए यहां वी बना है। अब अपने पास क्या है, सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एक क्वेश्चन कर्ता के साथ में अपन क्रिया में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके। द पोएट फील्स प्लेजर सम, ही लिव्स विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, यानी वह कौन, यहाँ ही किसके लिए है, द पोएट के लिए है, कि वह खुशी से वह कूदता है, जंप करता है, एंथुसियाज्म एंड ग्लो। एंथुसियाज्म एंड ग्लो का मीनिंग क्या होता है, यानी उत्साह और चमक के साथ कवि जंप करता है। तो ये इस प्रकार ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 17वां 18वां क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 टू 18, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 17वां और ये 18वां। इस प्रकार 2 स्टेंजा दिए आएंगे और बीच में क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, और शब्द दिया हुआ मिलेगा। तो और शब्द दिया हुआ मिलेगा, तो आपको 2 में से पहले ये देखना है, ऐसे नहीं कि बस यहाँ एक क्वेश्चन देखा रही है, समझ में आया, इसको करने बैठ गए, दोनों की पहले हिंदी देखनी है आपको। अगर इसकी हिंदी आपको इजी लग रही है, क्लियर आ रही है, तब ये क्वेश्चन, ये स्टेंजा करना, ठीक है। अगर ये ज्यादा इजी लग रहा है, इससे बेटर लग रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं, ओके।